हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे। आज भी हम लोग एक पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेपर है मैथमेटिक्स का और ये पेपर है 30 दिसंबर 2021 का। लास्ट ईयर का पेपर है जो ये ऑनलाइन हुआ था। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। दिए रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, टमाटो एंड अनियन इन रुपीज आर 20 पर केजी, 20 पर 500 ग्राम एंड 12.25 पर 250 ग्राम रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 20 पैसा इन द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेसिंग 2 kg potatoes, 500 ग्राम टोमेटो एंड 0.75 kg अनियंस आर। तो देखिए पोटैटो कितना है, 20 पर केजी है, तो 2 kg कितने का हो जाएगा, 40 रुपये का। ओके, टोमेटो की बात कर रखी है, टोमेटो है 500 ग्राम 20 रुपीज़ का, हमें 500 ग्राम ही लेना है, तो ये भी हो जाएगा इसका 20 रुपये दाम। और अनियन है 12.25 पर 250 ग्राम, हमें लेना कितना है, 750 ग्राम लेना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 36.75 रुपी। ऐड कर दीजिए। ओके, ये 96.75 टोटल रुपए हो गए, 96 रुपये 75 पैसे। टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 9675 पैसे हो जाएंगे। अब इसमें 25 पैसे के सिक्के का अगर हम यूज करेंगे तो टोटल कितने सिक्के आएंगे, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 3 जा 75, फिर 21 बचेगा और 7 ले लेंगे कैरी, 217। 25 8 जा 217 बचेगा और 5 कैरी लेंगे 175, 25 7 जा 387 जो है टोटल कॉइन्स हो जाएंगे। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 387 कॉइन्स। पहले हम बिल बना लेंगे, फिर उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको 25 पैसे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। गॉट इट, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में भी यही है, पैसे के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 387 सिक्के होंगे। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन n रिप्रेजेंट अ नेचुरल नंबर। पूछ रखा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट होती है। अब पूछा है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे तो नेचुरल नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये तीनों तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और ये 1.2 है और यहाँ पे 2 है, ये डिवाइड से वैल्यू कम होगी, तो 1.2 तो 2 से छोटा है, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन n डिवाइडेड बाई 2, किसी नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। गॉट इट, तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन n डिवाइडेड बाई 2। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, n डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट, ये था सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ ए बाइनरी डिजिट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 257 आर।
257 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो देखिए 257 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह करते हैं। देखिए ये यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट पे 7 है, तो ये कंप्लीटली तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 2 और 7 128, लेकिन 1 बच जाएगा तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 128 ये यहाँ पे यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है तो ये कंप्लीटली चला जाएगा 64 टाइम, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे, ये भी कंप्लीटली चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 16 आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे ये 8 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए ये पूरा ये जो होता है ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो लास्ट में 1 या 0 बच जाता है इसको भी ले लेते हैं। तो क्या आया 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ये 9 डिजिट्स आ गए। ओके, यहाँ पे भी एक 0 होगा। 1 0 0 0 0 0 0 0 1, तो कितने डिजिट्स आ गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने डिजिट्स हो गए 9 हो गए। 257 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया वो कितना हो गया 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1। ओके, ये था 257 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट। 257 संख्या का द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे, तो 9 अंक होंगे टोटल। इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वैल्यू इफ एन डिनोट अ नेचुरल नंबर। फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, दूसरे फॉर्म में पूछा है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो कोई नेचुरल नंबर है कोई भी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मल्टीप्लाई करने पे। ओके, इसका तो ये फिक्स आंसर है। यहाँ पे प्लस करके तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसी भी नेचुरल नंबर की अगर वैल्यू बढ़ानी है, मान लीजिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लेते, तो अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा 10 हो जाएगा। लेकिन 5 प्लस, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा। 2 + 5 7/5 और वैल्यू कम हो जाएगी। 5 2 जा 10, 10 माइनस, फिर 2 करेंगे तो 8 हो जाएगी। तो वैल्यू इसमें कम हो रही है। सबसे ज़्यादा किस में वैल्यू बढ़ रही है 5m, जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 5n। ओके, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो देखिए जब न्यूनतम वैल्यू पूछे तो वो उसमें डिवाइड होगा, और जब अधिकतम मान पूछेगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। गॉट इट, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On a sheet of paper, dots of color red and black are marked. Red dot is bigger than black dot. देखिए एक पेपर पे कह रहा है कि, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बताए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ियाँ फेंक रही हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काले बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। लाल बिंदु पे 10 अंक और काले बिंदु पे 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज़्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। जया की चूड़ी में लाल अंक आए 3 लाल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 लड़कियां हैं जो कंपटीशन कर रही हैं, जया और रानी।
जया के पास 3 लाल आए तो लाल आने पे 10 अंक मिलेगा, तो ये हो जाएगा 30 पॉइंट। और 4 काले बिंदु, काले आने पे 1 पॉइंट मिलेगा, तो ये 4 हो गया, 34 पॉइंट हो गए। और रानी को चूड़ी में 2 लाल, 2 इंटू 10 20 और 12 काले बिंदु, 12 काले बिंदु, बिंदु आने पे 1 पॉइंट मिलेगा, तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पे कौन विनर है? जया। ओके, तो क्या है? जया, क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं। विजेता को पहचानिए, तो यहाँ पे विजेता तो जया ही है। रानी, क्योंकि उसे जया से ज़्यादा अंक मिले, नहीं। खेल ड्रॉ हो गया, नहीं। विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जया, क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं, ये इसका राइट ऑप्शन है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 54 एंड 60 इन एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है। लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए 36, 54 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 540, ये हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, तीनों में एक कॉमन फैक्टर आएगा जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो है 6 एचसीएफ। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। छोटे तो हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 6। तो इनके बीच का अंतर निकाल दीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, तो कितना आ जाएगा? 534। ओके, 534 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसाब हैज डिवाइडेड अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इनटू 10 इक्वल पार्ट बाय ड्राइंग 10 हॉरिजेंटल लाइन। मिसाब जो है एक स्क्वायर पेपर पे 10 हॉरिजेंटल लाइन बनाता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अमंग द सी कलर्ड 6 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उनमें से वो 6 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रेड कलर से पेंट कर देता है। लेटर द पेपर वॉज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइन। बाद में जो बची हुई लाइन है, 10 में से 6 उसने पेंट कर दी, 4 बची, 4 में भी फिर वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है। ओके, विच ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द कलर्ड पार्ट, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है कलर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो देखिए उसने 10 जो है हॉरिजेंटल लाइन बनाई थी, उसमें से उसने कलर कितनी कर दी? 6। बची कितनी अनकलर्ड? 4, 10 में से। अब इन 4 में से वो कितनी भी लाइन ड्रॉ करे, वर्टिकल ड्रॉ करे, कैसी भी लाइन ड्रॉ करे, लेकिन अनकलर्ड कितनी बची है? 4, टोटल 10 में से। तो फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन जो है पार्ट, तो इसको सिंपल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये जो 2/5 फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा, डज नॉट रिप्रेजेंट द कलर्ड पार्ट। 2/5 जो है रिप्रेजेंट करेगा कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड पार्ट नहीं है। अगर हमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द कलर्ड पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है उस हिसाब से हमारा 4th ऑप्शन सही है। गॉट इट? इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है? गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, अपर्णा हैड ए सीट पेपर एज फॉलोस। अपर्णा के पास एक सीट पेपर है जैसा नीचे दिया गया है। सी रोल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस एंड कलर्ड ऑल द नंबर ऑन द सीट विच आर ए मल्टीपल ऑफ द टर्न्ड अप नंबर। इफ सी कुड नॉट कलर 1 2 5 7, आइडेंटिफाई द नंबर
अप इन द दैट थ्रो। देखिए ये पेपर है, उस पर ऐसे नंबर लिखे हैं और उसके पास एक डाइस है। डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर होते हैं। अब वो जब डाइस फेंकती है तो डाइस पे जो नंबर आता है उससे के मल्टीपल को वो जो है इस पेपर में वो क्या कर देती है? कलर कर देती है। ठीक है, लेकिन उसने 1 को नहीं किया, 2 को नहीं किया, 5 को नहीं किया और 7 को नहीं किया। मतलब बाकी ये 15 को कलर किया, 18 को कलर किया, 33 को कलर किया और 42 को कलर किया। तो आइडेंटिफाई द नंबर टर्न्ड अप इन द थ्रो। वो ऐसा नंबर बताइए जो डाइस, जब उसने डाइस थ्रो किया तो वो नंबर आया। तो 1 2 5 7 तो उसने किया ही नहीं, तो मतलब ये नंबर आए ही नहीं और 7 होता ही नहीं है। ओके, अब हो सकता है 3 आया हो, 4 आया हो या 6 आया हो। तो हम देखते हैं कि ये 15 18 33 42। तो देखिए ये 3 के तो मल्टीपल है, 15 भी है, 18 भी है, 33 भी है और 42 भी है। 4 का कोई भी मल्टीपल नहीं है और 6 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है, नहीं सिर्फ 2 मल्टीपल है, 18 और 42। और 6 वैसे भी 3 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया होगा इनमें से, इन चारों ऑप्शन में? तो 7 आया नहीं होगा, 5 आया नहीं होगा, 2 आया नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डाइस पे जो नंबर आया होगा वो कौन सा नंबर होगा? 3। ओके, यहाँ पे रंगती पास आए अंक को पहचानिए, तो 3 नंबर आया होगा उसकी डाइस पर। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरीबा एंड आयान डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन ए ग्राउंड। अरीबा और आयान दो बच्चे हैं, वो डिसाइड करते हैं सर्कल बनाने के लिए। उनके पास क्या है? नेल है और थ्रेड है। अरीबा took a thin rope of length 5 centimeter and tied nail on both end of the rope. Ariba fixed one end of the rope in the ground and kept holding it. देखिए जैसे ऐसे धागा है तो उसने दोनों एंड पे क्या बना दिया? कील लगा दिया। एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरा एंड घुमा दिया। तो ये 5 सेंटीमीटर का था, सॉरी 5 मीटर का था। तो सर्कल अरीबा क्या बनाएगी? जो सर्कल बनाएगी उसका रेडियस 5 मीटर हो जाएगा। ये अरीबा वाला सर्कल है। फिर सी गेव अदर एंड ऑफ द रोप टू आयान एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ सर्कल। फिर उसने क्या कर दिया? आयान को दे दिया सर्कल ड्रॉ करने के लिए। सिमिलरली आयान टुक अ थिन रोप ऑफ लेंथ 3 मीटर। आयान ने क्या किया? उस सर्कल 3 मीटर लिया और फिर उसी तरीके से सर्कल ड्रॉ किया। एंड मेड अ सर्कल इन द सेम मैनर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया? तो यहाँ पे जो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये आयान का है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अरीबा और आयान पाई 5 का स्क्वायर एंड पाई 3 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 25/9। ये इसका रेशियो हो जाएगा 25:9। गॉट इट? तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? दोनों सर्कल के एरिया का 25:9। गॉट इट? अरीबा और आयान ने ज़मीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़े रही और दूसरा छोर आयान को वृत्त बनाने के लिए दिया। आयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीबा की तरह ही एक वृत्त बनाया। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 25:9। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
In a row of 17 students, when Rakesh was shifted by 3 places toward the left, he became 7th from the end. What was his earlier position from the right end of the row? देखिए ऐसे खड़े हैं, 17 रो हैं सॉरी एक रो में 17 स्टूडेंट है. व्हेन राकेश वॉज शिफ्टेड बाय 3 प्लेस टूवर्ड द लेफ्ट ही बिकेम 7 फ्रॉम द लेफ्ट. व्हाट वाज हिज अर्लियर. तो देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. ओके तो वो उसकी 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ घिसकाया जाता है तो उसकी लेफ्ट के साइड से कितना आ जाता है 7th. तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाता है राकेश. और पहले वो 3 प्लेस शिफ्ट किया गया है टूवर्ड लेफ्ट. तो पहले वो कहाँ था 8 9 10th प्लेस पे था वो वहाँ पे. और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 17. तो हमसे पूछा है व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड. राइट एंड से उसकी पोजीशन क्या है. तो देखिए ये 10 है और टोटल स्टूडेंट कितने थे 17 11 12 13 14 15 16 17. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. कौन सी उसकी पोजीशन थी पहले 8th पोजीशन पे वो खड़ा था. ओके गॉट इट. ये था इसका राइट आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन था. पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी तो 8वीं स्थिति थी. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए 4 यूनिट स्क्वायर्ड सीट अ यूनिट स्क्वायर्ड पीस इज टेकन आउट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सिचुएशन. देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है फिर से, ये पहले भी आ चुका है. कह रहा है कि एक स्क्वायर्ड सीट है. ओके फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ 4 यूनिट स्क्वायर्ड सीट अ यूनिट स्क्वायर्ड पीस इज टेकन आउट. 4 जो है 4 यूनिट का स्क्वायर्ड सीट है और उसमें से क्या किया जो है 1 यूनिट का कॉर्नर कट कर दिया. तो यहाँ 3 हुआ, ये 1 ये 1 ये 3 4 और ये 4 यूनिट ऐसे डायमेंशन हो जाएगी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सिचुएशन. तो देखिए अगर 4 यूनिट का स्क्वायर था उसमें से 1 यूनिट का स्क्वायर काट के निकाल दिया गया तो इसमें क्या होगा पेरीमीटर हमेशा सेम रहेगा. द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शेप विल बी मोर देन द ओरिजिनल सीट. नहीं ये नहीं होगा. नो चेंज होगा. देयर इज नो चेंज इन पेरीमीटर. पेरीमीटर का चेंज नहीं होगा. देखिए इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 × 4 16 यूनिट. यहाँ पे देखिए 3 + 1 4 + 5 + 3 8 8 + 4 12 12 + 4 16. दोनों का पेरीमीटर कितना है 16. तो परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा. इसका राइट आंसर क्या है परिमाप में कोई बदलाव नहीं है. ये कथन इस संदर्भ में सही है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स डे लेमन जूस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड इन अ बकेट हुज कैपेसिटी इज 15 लीटर. कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स डे के दौरान लेमन जूस प्रिपेयर किया गया और बकेट में उसे रखा गया जिसकी कैपेसिटी है 15 लीटर. ओके 2 टाइप्स ऑफ ग्लासेस वर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द जूस ऑफ एथलीट. 2 तरह के ग्लास यूज किए गए ताकि एथलीट्स को ये शरबत पिलाया जा सके. 1 ग्लास हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 100 ml. एक ग्लास की कैपेसिटी 100 ml एंड अदर इज विथ कैपेसिटी 150 ml. विच पेयर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल नंबर ऑफ ग्लासेस इफ लेमन जूस वर कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड. इनमें से कौन सा पेयर पॉसिबल नहीं है ताकि 15 लीटर जूस को बांटा जा सके. देखिए अगर 60 100 वाला बांटेंगे तो 6000 हो जाएगा
और 60 ही 150 वाला बांटेंगे तो 150 इंटू 9000 तो 15,000 ml, ये तो सही है। 15 वाला करेंगे 1500 ml हो जाएगा, और 90 वाला ये हो जाएगा 150 ये नहीं, ये भी हो जाएगा, ये भी सही है। 90 इंटू 40, 90 इंटू 40 करेंगे तो 900 ml, और 4 ये 40 ग्लास 150 ml के रहेंगे तो ये भी 15,000 ml, ये भी सही होगा। ये 15 और 70 वाला पॉसिबल नहीं होगा। 500 ml ये हो जाएगा अगर 100 ml वाले 50 ग्लास होंगे, और 70 वाले 70 80 5, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 50 एंड 70 इज नॉट पॉसिबल फॉर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, निम्नलिखित में से कौन से गिलासों की संख्या का जोड़ा आने की संभावना नहीं है? तो 50 और 70 की संभावना नहीं है, ये बाकी इन तीनों की संभावनाएं हैं। ओके, ये देखिए टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है। सीजू बस स्टार्ट एट 6:40 AM। सीजू की बस सुबह 6:40 पर शुरू होती है। इट टेक 10 मिनट जर्नी टू रीच बस स्टॉप फ्रॉम हिज हाउस। उसको 10 मिनट लगता है अपने घर से बस स्टॉप पे पहुंचने के लिए। ही नीड्स अ स्लीप ऑफ 7 आवर बिफोर द डे ऑफ जर्नी। उसको 7 घंटे की नींद की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर वेकिंग अप ही रिक्वायर हाफ एन आवर टू गेट रेडी। उठने के बाद उसको आधे घंटे लगते हैं तैयार होने के लिए। इफ़ ही वॉन्ट टू रीच बस स्टॉप ऑन टाइम एट वॉट टाइम ही शुड गो टू स्लीप इन अ प्रीवियस डे। अगर उसको बस पकड़ने के लिए टाइम पे पहुंचना है तो उसे कितने बजे सोने के लिए चले जाना चाहिए एक दिन पहले? तो देखिए उसकी बस शुरू होती है 6:40 पे, उसको 10 मिनट लगता है बस स्टॉप पहुंचने पे, यानी वो 6:30 से निकले। 6:30 पे कब निकलेगा? जब वो आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। आधे घंटे उसको लगते हैं तैयार होने में, मतलब वो 6 बजे उठ जाए। और 6 बजे उठे कब? जब वो 7 घंटे की नींद पूरी कर चुका होगा। 7 घंटे की नींद पूरी करके 6 बजे उठे तो उसको कब उठना चाहिए? तो देखिए 6 से सुबह 6 बजे तो रात के 12 बजे तक तो 6 घंटे हो जाएगा। और उससे 1 घंटे पहले रात के 11 बजे उसको एक दिन पहले पहले दिन के रात के 11 बजे उसको सोने चले जाना चाहिए। ओके, तब वो इस रूटीन को फॉलो कर सकेगा। गॉट इट? तो हमसे पूछा गया था उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए, तो टाइम होगा 11 बजे। ये PM और AM का ध्यान रखिएगा। वैसे तो सब यहाँ PM में ही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। 9 इंटू 9 प्लस 7 88, 98 इंटू 9 प्लस 6 888, 987 इंटू 9 प्लस 5 8888। What will be the value of 98,765 इंटू 9 प्लस 3? देखिए पैटर्न को समझिए। यहाँ पे 1 9 और 1 इंटू 1, यहाँ पे 2 डिजिट हमें 8 मिल रहा है। यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे
1 2 3 4 5 इंटू 1, 5 प्लस 1 हमें 6, यहाँ पे 8 8 8 8 8 एंड 88, 8,88,888 हमें आंसर आना मिलना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। गॉट इट? ओके, निम्नलिखित पैटर्न को पढ़िए और इसका मान बताइए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, 8,88,888। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग टेबल गिव द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल। ये कुछ मोड है, कुछ माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन के कि स्टूडेंट कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। कुछ साइकिल से आते हैं 1/5 ऑफ द स्टूडेंट, प्राइवेट व्हीकल्स अपने साधन से 1/4 ऑफ द स्टूडेंट, स्कूल बस से 1/3 ऑफ द स्टूडेंट एंड वॉक पैदल चल के आते हैं 1/5 ऑफ द स्टूडेंट। इफ द रिमेनिंग 13 वर यूज्ड अदर मोड देन हाउ मैनी स्टूडेंट यूज स्कूल बस। अगर 13 बच्चे कुछ और अन्य साधन यूज करते हैं तो वह कितने बच्चे स्कूल बस का उपयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने बच्चे जो है। तो देखिए, मान लीजिए एक्स स्टूडेंट है या एस स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं एस। तो हम प्लस कर लेते हैं 1/5 एस का प्लस 1/4 एस का प्लस 1/3 एस का प्लस 1/5 एस का। ओके, तो इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे पहले हमें एलसीएम ले लेगा 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 12, ये एस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 24 प्लस 15 20 44 और 59 एस 60। मतलब अगर 60 टोटल बच्चे हैं तो 59 में से तो ये यूज करते हैं। बाकी बच्चे कितने बच्चे? इसमें से 1/60 एस जो अदर मोड, 60 में से 1% मतलब 1 पोर्शन बचे। जो बच्चे वो कितने हैं? 13 स्टूडेंट हैं जो अदर मोड यूज कर रहे हैं। तो एस की वैल्यू निकाल लेंगे 13 इंटू 60। लेकिन एस का जो टोटल स्टूडेंट है वो स्कूल बस का 1/3 यूज कर रहे हैं। हमसे पूछा है स्कूल बस वाले कितने बच्चे हैं एस स्कूल बस का, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 ऑफ द, ये हो जाएगा 13 इंटू 60 करेंगे तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 13 इंटू 60, 3 से कट कर देंगे 20 टाइम्स 20 इंटू 30 260 स्टूडेंट जो है स्कूल बस यूज करते हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 260 स्टूडेंट। ओके, कितने बच्चे आने के लिए स्कूल बस का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 260 स्टूडेंट। यहाँ पे हमने टोटल माना था कितना, जैसे मान लीजिए सबको प्लस करके 59 स्टूडेंट तो ऐसे थे 60 में से जो बाकी सब ये माध्यम कर रहे थे। तो बचे कितने स्टूडेंट? 60 में से 1 पोर्शन बचे, 1/60 स्टूडेंट बचे जो अदर मोड यूज करे और उनकी संख्या किसके बराबर है? 13 के बराबर। तो हमने यहाँ एस टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाल ली और फिर उसको स्कूल बस के लिए निकालना था तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 260। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
To teach the concept of place value, the teacher bring in a variety of material into her classroom like abacus, dines block and currency note of rupees 1, rupees 10 and rupees 100. Which principle of dines theory is the teacher referring to in the above scenario? ओके, टीचर जो है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती है और उसके लिए वो अलग कई टाइप के मटेरियल लेके आती है, जैसे अबेकस है, डाइंस ब्लॉक है और करेंसी नोट है, 1 रुपये के नोट, 10 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत डाइंस थ्योरी के अनुसार टीचर जो है रेफर कर रही है? डायनेमिक प्रिंसिपल, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल एंड फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। स्थानीय मान की कल्पना के लिए शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिन तारा, डिन्स ब्लॉक, 1 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? तो कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? गतिक नियम, गणितीय परिवर्तनशील नियम, बोधात्मक परिवर्तनशील नियम या रचनात्मक नियम? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। बच्चों को समझाना है, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है, तो यहाँ पे वो बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम फॉलो कर रहा है डीन्स सिद्धांत के अनुसार। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज। त्रुटियां जो होती हैं गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह वाक्य गलत है। एन एरर इंडिकेट केयरलेस एटीट्यूड टूवर्ड मैथमेटिक्स, ये गलतियां जो हम करते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वाक्य कथन है क्योंकि गलत है, क्योंकि ये बच्चों की केयरलेसनेस को इंडिकेट करती हैं। एकदम ही गलत, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। ट्रू, दे हेल्प टीचर अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये बात सही है क्योंकि ये टीचर को मदद करती हैं कि बच्चे किस तरह का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना रहे हैं, बात सही है। फिर है फॉल्स, अ मैथमेटिक इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम एरर, मैथमेटिक एकदम एरर फ्री होती है, गलत। ट्रू, एन एरर इज इंडिकेटिव ऑफ लो आईक्यू, गलतियां जो ज़्यादा करता है उसका आईक्यू लो रहता है, ऐसा तो नहीं है। न्यूटन ने तो बहुत सारी गलतियां की थी, उनका तो बहुत हाई था, बाद में वैज्ञानिक बने। तो एरर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दे हेल्प टीचर अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, वो शिक्षक को सहायता कर देती हैं कि बच्चे किस तरह का अपने दिमाग में चित्र बना रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को लेके वो सोच रहे हैं, किस तरह की अवधारणा बता रहे हैं। सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉमन एरर दैट वी ऑफन इनकाउंटर व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू ऐड टू फ्रैक्शन, they add a numerator with numerator and denominator with denominator, what could be possible reason for such a misconception? कह रहा है कि एक कॉमन एरर हमेशा देखने को मिलती है जब बच्चों में हम जो भिन्न होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, जब उनको जोड़ना सिखाते हैं तो वो अक्सर ऐसी गलतियां करती हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऐसी गलती करने के पीछे क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, लैक ऑफ, ये कॉन्सेप्चुअल टीचर की ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, गलत। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, बच्चों के जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बात है, ये भी गलत। जनरलाइजेशन फैक्ट लर्न इन एडिशन बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शन, सामान्यीकरण जो हम छोटे क्लास में बच्चे जो है जोड़ घटाव का जो सीखते हैं वही जो है सामान्य नियम भिन्न में भी वो लगा देते हैं, ये बात ज़्यादा सही है। फोर्थ ऑप्शन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कमी की वजह से
अनुपस्थिति की वजह से, तो ऐसा नहीं है। जो हम पहले सिर्फ सिंगल डिजिट या डबल डिजिट्स को प्लस करना सीखते हैं, फिर हम भिन्न में आते हैं, फिर वो ऐड करते हैं, तो वो डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये जो सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट लर्न इन एडिशन बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना इस भ्रांति का संभावित कारण हो सकता है। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू असेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा कलेक्शन इज, कह रहा है छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य क्या होगा। आंकड़ों का संग्रहण, डाटा कलेक्शन जो काम होता है, उसमें एक्टिविटी हमें देनी है उनका आकलन करने के लिए। तो क्या है, क्लास डिस्कशन, ये डिस्कशन वाला चैप्टर नहीं है। क्रॉसवर्ड, एक दूसरे की चेकिंग करना, ये भी सही नहीं है। रोल प्ले, ये कोई नुक्कड़ नाटक इसमें नहीं करना है। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, हम उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसमें वो डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो इससे हमें उनके आकलन करने में मदद होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। ओके, जैसे मान लीजिए वेट की दे दिया कि क्लास में किसका वेट कैसा है, इसका डाटा कलेक्ट करो। हाइट कैसी कैसी है, इसका डाटा कलेक्ट करो। एज कितनी है, ये डाटा कलेक्ट करो। या फिर प्रेजेंस अटेंडेंस रजिस्टर से कौन कितना क्लास अटेंड करता है, ये डाटा कलेक्ट करो। तो इससे जो है आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए हमें सहायता मिलेगी। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Engaging student in a mathematical activity at primary level can help in many ways. Like, स्टूडेंट को मैथमेटिक एक्टिविटीज़ में इंगेज करना प्राइमरी लेवल पर, मतलब प्राथमिक स्तर पर, ये किस तरीके से मदद कर सकता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू एक्सप्लोर मैनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड लर्न कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजी। देखिए ये जो वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है ताकि वो खुद करके सीख सकें। उन्हें हमें रटना नहीं सिखाना है, तो उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, तो ये हमें सही बात है। हेल्प टू यूटिलाइज फ्री पीरियड इन अ गिवन टाइम टेबल, सिर्फ फ्री पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए एक्टिविटी देना, ये बात सही नहीं है। हेल्प स्टूडेंट डीपन देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रीजन, टीचर स्टूडेंट को ये इस तरीके से मदद करता है कि वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो अपनी सोच है, अवधारणा है, उसको गहरी बना सकें, ठोस बना सकें, ये बात भी सही है। सर्व एज ए टूल फॉर समेटिव असेसमेंट, ये आकलन के लिए, समेटिव असेसमेंट के लिए एक टूल है, तो ये भी नहीं है। एक्टिविटीज़ हो सकती है लेकिन उतनी सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी, दो स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे हमें दो ही स्टेटमेंट चूज भी करने हैं, ए डी, बी सी, बी डी एंड ए सी। तो हमारा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन राइट है, ए एंड सी। ओके, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीके में सहायता हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणा का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है और छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। तो ये दो ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Geometry has been identified as one of the important area of mathematics and should be an integral part of primary mathematics. This is because, कह रहे हैं ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित
का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑल स्टूडेंट गेट गुड मार्क, सिर्फ गुड मार्क्स पाने के लिए ज्योमेट्री में, रॉन्ग स्टेटमेंट। ज्योमेट्री इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड हेंस प्रोवाइड प्ले टाइम। ज्योमेट्री जो है एक एक्टिविटी आधारित है, गतिविधि आधारित है, और वो बच्चों को खेलने का समय देता है। गतिविधि आधारित तो है, ठीक है। स्टेटमेंट और देखते हैं, मैनी फेमस मैथमेटिशियन हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि सिर्फ मैथमेटिशियन ने इसमें सहयोग दिया है। थर्ड है, एक्सपीरियंस इन ज्योमेट्री हेल्प इन लर्निंग एंड विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल आइडिया एंड कॉन्सेप्ट दैट आर यूजफुल इन डेली लाइफ। ऐसे अनुभव प्रदान करता है ज्योमेट्री जो देखने समझने में सहायता करता है, जो चीज़ें हमें डेली लाइफ में यूजफुल होती हैं, और ये सहायता, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही है। तो मैथमेटिक जो है प्राइमरी, ज्योमेट्री जो है प्राइमरी लेवल पर समाहित होना चाहिए, एक अभिन्न भाग होना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव प्रदान करता है। इसका फोर्थ स्टेटमेंट सही है। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणा के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता प्रदान करते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस श्रेया, अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर, वेरियस मेथड टू टीच एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर टू हर लर्नर लाइक। मिस श्रेया एक प्राइमरी टीचर हैं, वो अपने बच्चों को एडिशन पढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का इस्तेमाल करती हैं। 2 डिजिट के में फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है, और थर्ड, इस 3 तरीके से उन्होंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर पेडागॉजी। उनके इनमें से सबसे उचित कथन कौन सा है, सबसे सही रहेगा उनके मतलब शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार। सी इज फोकसिंग ओनली फॉर मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, वो सिर्फ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन पे फोकस कर रही है, नहीं। सी इज ऑफरिंग हर स्टूडेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, वो कई मेथड बता रही हैं ताकि वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व कर सके। ये स्टेटमेंट से। सी इज कन्फ्यूजिंग, नहीं। सी इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं, ये भी सही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट ज़्यादा सही है, सबसे बेहतर यही ऑप्शन है। सी इज ऑफरिंग हर स्टूडेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। गॉट इट। उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है, तो वह अपने छात्रों को गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। ये इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं सीटेट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ गेम ऑफ मार्बल रेनू लॉस्ट 4 मार्बल, सी इज लेफ्ट विथ 7 मार्बल। With how many marble did she start the game? The above question is an example of। कह रहा है गेम ऑफ मार्बल्स, एक खेल खेल रही है कंचों के खेल में। रेनू जो है 4 मार्बल हार जाती है, उसके पास बचे हुए हैं 7 मार्बल। तो फिर कितने कंचों के साथ वो पुनः गेम को स्टार्ट कर सकती है। द अबव क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह का एग्जाम्पल है। टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ एडिशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन तो नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नहीं है, कंटेक्चुअल क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में राइट आंसर हो सकता है। उसके पास उसने 4 मार्बल हार गई है और 7 उसके पास बचे हैं, तो कितने कंचों के फ्रॉम विथ हाउ मैनी मार्बल डिड सी स्टार्ट द गेम, उसने कितने कंचों के साथ गेम स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये उल्टा एडिशन पूछा है, 4 हार गई है और 7 हैं उसके पास, तो कितने के साथ शुरू की थी, 11। तो ये क्वेश्चन है कंटेक्चुअल क्वेश्चन ऑन एडिशन, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके। योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का ये प्रश्न है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डू
वी यूज सेक्सागेसिमल सिस्टम। हम साष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? देखिए, ये एक एशियन टाइम से एक डिवाइस यूज हो रही है जिसका यूज कैलकुलेशन में किया जाता था। तो किस लिए यूज की जा रही है? इन क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा, इन मेजरिंग एंगल, इन मेजरिंग डिस्टेंस इन फुट एंड यार्ड्स, इन राइटिंग हिंदी अरेबिक नंबर। तो इसका यूज किया जाता था इन मेजरिंग एंगल। ये एशियन टाइम से यूज किया जा रहा है, बहुत पुरानी तकनीक है। सेक्सागेसिमल सिस्टम साष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोणों को मापने के लिए, एंगल्स को मापने के लिए। क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच one of the following is true about teaching and learning of mathematics in class first and second as per the vision of NCF 2005? इनमें से कौन सा टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के लिए क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए कौन सा रूपरेखा जो है सबसे सही है? कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फोकस ऑन एल्गोरिथम एंड रोट लर्निंग। ये रोट लर्निंग नेगेटिव वर्ड है, रोट लर्निंग हमें नहीं करानी है। ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम शुड बी डन इन क्लास, सिर्फ मौखिक तौर पे गणित पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विथ अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, आर्ट एंड ईवीएस, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मैथमेटिक्स शुड नॉट बी टॉट इन, मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट और सेकंड में पढ़ाना ही नहीं चाहिए, तो ये भी गलत है। एनसीएफ 2005 की जो दृष्टि है वो क्या है? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे विषयों के साथ भी समाहित होना चाहिए, भाषा, कला और ईवीएस, पर्यावरण विज्ञान के साथ। ओके, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए, ये उसका दृष्टि विजन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ constructivist classroom for introducing the multiplication of decimal, which among the following is most appropriate? जो है रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? रचनावादी कक्षा क्या होती है? जहाँ पे हम करके सीखते हैं, सिर्फ कॉपी या पेन का यूज नहीं कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। ओके, तो क्या है? यूज ग्रिड टू रिप्रेजेंट डेसिमल एंड देन इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ग्रिड जो है एक टाइप का टीएलएम होता है जो डेसिमल पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, तो यूजिंग ग्रिड का यूज करना बात सही है। कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इसका यूज करना चाहिए। कन्वर्ट डेसिमल टू होल नंबर एंड देन मल्टीप्लाई, डेसिमल वाली संख्या को होल नंबर में कन्वर्ट करना फिर मल्टीप्लाई करना। या फिर यूज फॉर्मल एल्गोरिथम टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉलोड बाय ए प्रैक्टिस वर्कशीट। जो एक तरह का फॉर्मेट बताया जाता है, सिर्फ उसी का यूज करना और प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट में, इस चीज़ का यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त हमसे पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये ज़्यादा सही है। पहले ग्रेड का यूज करना डेसिमल के रिप्रेजेंट करने के लिए, देन इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रचनावादी कक्षा में दशमलव का गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? उपयुक्त ये सभी हैं, लेकिन अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करना, जिसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A classroom discussion was initiated on the topic of sale and discount in festival season while teaching the concept of percentage. This type of discussion in classroom. कह रहे प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री एवं छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या कर सकती है? दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इन क्लासरूम हेल्प द स्टूडेंट टू एनहेंस देयर डिबेटिंग स्किल। वो उनके डिबेट स्किल को एनहेंस करेगी। बात सही है। हेल्प द स्टूडेंट टू लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन एंड एनकरेज देम टू प्रेजेंट देयर आर्गूमेंट दस इम्प्रूविंग देयर स्पीकिंग स्किल। वो इसमें सहायता करेंगे कि वो एक दूसरे के ओपिनियन को सुनने सीखेंगे और एनकरेज, उनको प्रोत्साहन मिलेगा अपनी बात को रखने के लिए और उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। ये भी कुछ सही है। मस्ट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया यानी ये कक्षा में शोर मचाएगी और दूसरों को डिस्टर्ब करेगी, ये तो एकदम ही गलत है। हेल्प द स्टूडेंट टू कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक विथ रियल वर्ड दस इम्प्रूविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये जो है बच्चों को रियल वर्ड से कनेक्ट करने में सहायता मिलेगी ताकि वो कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो जो देखिए मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और सेल और डिस्काउंट परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं और सेल और डिस्काउंट की बात की गई है, तो इस रिस्पेक्ट में फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है। वो क्लास को आउटर वर्ल्ड से जोड़ेंगे और वो इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज भी कर सकेंगे, तो ये ज़्यादा सही है। बाकी तो ये हम लैंग्वेज या ग्रामर की क्लास में भी कर सकते हैं। ओके, फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है। दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इन क्लासरूम हेल्प द स्टूडेंट टू कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक विद द रियल वर्ल्ड दस इम्प्रूविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। गॉट इट? छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित के संदर्भ में बनाने में मदद मिलती है, जिसकी उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एसेस द मैथमेटिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन? इनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है मैथमेटिकल गणितीय सोच को अगर हमें आकलन करना है तो इसमें से कौन सा आंसर सबसे उपयुक्त क्वेश्चन रहेगा? सॉल्व 4.25 इंटू 0.5। इफ फ्रूट कॉस्ट रुपीज 4.25 पर किलोग्राम, हाउ मच वुड यू पे फॉर 0.5 kg? या फिर इफ 4.25 इज मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर बिटवीन 0 and 1, द प्रोडक्ट लेस देन और ग्रेटर देन 4.25, एक्सप्लेन। Explain the standard algorithm of multiplying 4.25 with 0.5। देखिए बच्चों में जो है गणितीय समझ का आकलन करना है, तो इन चारों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन सबसे सही रहेगा कि 4.25 को अगर 0 और 1 अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 and 1, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है, 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं और वो डेसिमल में नंबर हो गए, तो वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो 4.25 से लेस होगा या ग्रेटर होगा, एक्सप्लेन करें। तो ये उनकी समझ कितनी समझ है इसका आकलन करने के लिए ये सबसे सही क्वेश्चन है। ओके, बच्चों में गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? सब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है अत्यंत उपयुक्त। उपयुक्त तो सारे ही हैं लेकिन सबसे अत्यंत है थर्ड ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी टीचर कैन यूज फॉर क्लास सेकंड चिल्ड्रन टू टीच अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर? इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है टीचर यूज कर सकती है? क्लास सेकंड के बच्चों को पढ़ाने के लिए सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है, वो भी 1 डिजिट नंबर का। इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा सेकंड के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? ड्रॉ 6 डॉट एंड इन सर्कल 2 अमंग देम एंड आस्क चिल्ड्रन टू काउंट द रिमेनिंग डॉट, रिपीट द सम प्रोसेस विद सिमिलर। 6 डॉट बनाती है, उनमें से 2 डॉट को सर्कल कर देती है और फिर बच्चों से पूछती है कि कितने डॉट बचे हुए हैं, और इस तरह के प्रोसेस को कई बार करती है और इससे सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताती है।
सेकंड है राइट 6 माइनस 2 4, डायरेक्ट जो है 6 लिखती है, -2 करती है और 4 बता देती है, और इस तरह के 10 क्वेश्चन होमवर्क देती है। टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू रीड अलाउड ऑल द प्रॉब्लम रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। कुछ क्वेश्चन लिख देती है और फिर कहती है उनको जोर जोर से पढ़िए। टीचर गिव अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उनको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देती है। तो ये तीनों गलत हैं, ये ज़्यादा सही है। ड्रॉ 6 डॉट्स, क्लास सेकंड के बच्चे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो डॉट या लाइन का यूज करते हैं हम। 6 डॉट बनाती है, उनमें से 2 मिटा देती है या 2 सर्कल कर देती है, और फिर उनसे पूछती है कितने बचे, और इस तरह के प्रोसेस को कई बार बताती है। तो ये सबसे बेहतर रहेगा क्लास सेकंड के बच्चों के लिए। ओके, ये था इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा सेकंड के बच्चों के लिए अंक की संख्याओं के व्यकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये 6 बिंदु बनाना, उनमें से 2 बिंदु पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यह गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों को दोहराना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। रिहाना वांट्स टू बिकम अ गुड मैथमेटिशियन टीचर। टू बी अ गुड मैथमेटिक टीचर सी मस्ट हैव। रिहाना जो है एक बढ़िया अच्छी मैथमेटिक गणित की टीचर बननी चाहती है, तो उसको गणित के टीचर बनने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? द स्किल टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मैथ ओलंपियाड, जो छात्रों को जो है मैथ ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना, ये उनमें ये स्किल होने चाहिए, मतलब गुण होने चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिलेट द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक विथ रियल लाइफ, उसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए रिहाना के, और इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो मैथ को, क्लासरूम को रियल लाइफ से जोड़ सके। ये सबसे बेहतर है। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी टू रिकॉल द फॉर्मूले, बहुत जल्दी फॉर्मूले को याद कर लेना या याद आ जाना, थ्योरम्स को, ये नहीं है। एबिलिटी टू सॉल्व मेंटल मैथ प्रॉब्लम, इस तरह की मेंटल मैथ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना बहुत जल्दी से। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये सारे बाकी काम वो कर ही लेगी। ओके, तो उसके अंदर क्या है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक विथ रियल लाइफ। रेहाना गणित के एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उनमें होना चाहिए संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। ओके, तो ये था आज का सेशन। आप लोग को कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर सकें, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दी ताकि वो लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे जल्द ही इसके नेक्स्ट EVS के सेशन में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।